ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने ROE और ROC पर चर्चा की थी और चर्चा का मेन जो मकसद था वो ये था, क्या ये जो दो बिंदु किसी भी शेयर को खरीदने, बेचने और उसमें इन्वेस्टेड रहने में सहायक हैं। तो मेरा कुल मिलाकर निष्कर्ष ये था कि कोई बहुत ज़्यादा सहायक नहीं है। ये इतिहास है, भविष्य नहीं है। और मैंने सारे कारण बता दिए थे। प्लीज़ आप उन कारणों को देखें, आपको बड़ा लाभ रहेगा। खाली और बहुत बिंदु हैं भविष्य के लिए जिनको आपको कंसिडर करना है, देखना है, सोचना है। तो इसलिए चलो वो तो पूरी हो गई। समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अधिकांश नहीं, कुछ लोगों का निवेदन ये है कि भाई थोड़ा शॉर्ट बनाओ, लेकिन शॉर्ट वीडियो में ये टिप तो दे देते हैं लेकिन स्टडीज़ नहीं हो पाती। चलो खैर देखिए, कोशिश करते हैं फिर भी बहुत। तो मतलब ये है मेरा कि बाज़ार भी खुल गया है। यूएस की मार्केट भी तेज़ थे, यहाँ के तेज़ हैं। इंडेक्स कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन और कई शेयर ऐसे हैं जो तेज़ हैं, कई टूटे हुए भी। कल जो परिणाम आए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो विस्तृत चर्चा करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर पर। भारत सरकार की कंपनी है, केंद्रीय राजकीय उपक्रम है, बहुत बड़ी कंपनी है और पावर सेक्टर को कैटर करती है। पुरानी कंपनी है और उसके साथ कुछ और शेयरों पर भी चर्चा करती है। तो कल मैंने कम से कम 15-20 रिजल्ट देखे। मैं आपसे बता रहा हूँ जो कल आए इस क्वार्टर के रिजल्ट, मार्च एंडिंग 2024 के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए, उनमें से 15-20 रिजल्ट्स को देखा है। उसमें से ये पाया गया कि अधिकांश जो परिणाम है उसमें वास्तव में कोई ग्रोथ नहीं। वास्तव में ग्रोथ का मतलब कोई इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर दिया है, कोई टैक्स रिफंड की एंट्री है, कोई और एक्स्ट्रा आइटम है, वो बिजनेस इनकम से कोई ग्रोथ नहीं आई। चाहे सेल भी बढ़ गई है तो भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो ये सारी बातें हैं। मैंने ख़ास तौर से जेके टायर का रिजल्ट चेक किया। देखिए, इसमें भी सारा इसमें 10-10, 20-20 सेकंड इन पर चर्चा कर देते हैं ताकि आपको कुछ मार्गदर्शन से मिल सके, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे बड़े बड़े सेक्टर्स पे चर्चा करनी है। बड़े बड़े वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बड़े पूरे के पूरे, जैसे फार्मा सेक्टर पे जहाँ रिजल्ट आ जाए थोड़े इसके, मैं फार्मा सेक्टर पे पूरे पे वीडियो बनाऊंगा मतलब। और भी सेक्टर्स पे विचार करना है, बनाने हैं। और लेटेस्ट रिजल्ट जो आए हैं इस क्वार्टर के, उसके परिप्रेक्ष्य में बनाना है। तो जेके टायर का जो रिजल्ट देखा उसमें पिछले क्वार्टर में 9 रुपीज़ EPS थी, इस क्वार्टर में 6 रुपये EPS बताई, और गत वर्ष बताई थी 3 रुपये कुछ ऐसे बताई थी। लेकिन अगर उस रिजल्ट का अवलोकन करें तो वो जो 6 रुपये EPS बताई वो घट के 3 रुपये रह जाती है। मतलब अब वो कहेंगे आप कैसे साहब, कंपनी ने बताई। कंपनी ने तो बताई, लेकिन आप देखो तो सही क्या किया कंपनी ने। 133 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री माइनस किए एक्सपेंडिचर में से। मैं उस इन्वेंट्री, उस एंट्री को कंपनी का एक्सपेंडिचर घटाने का एक तरीका मानता हूँ। तो अपने आप ही 2.5-3 रुपये की EPS घट गई, 3 रुपये रह जाती है EPS। कंपनी ने चूंकि शेयर की प्राइसेज बहुत खिंच गई थी, उसको मेंटेन करने के लिए, कुछ बनाए रहने के लिए, कुछ ऑपरेटर महोदय भी निवेदन करते होंगे कि साहब थोड़ा सा ये तो ध्यान रखो। तो ये सब एडजस्टमेंट है, वास्तव में कोई ग्रोथ नहीं है। और उस शेयर को आज तेज भी कर दिया। टीवी चैनल्स ने भी बताया कि साहब देखो 3 गुना, अरे साहब 56% बढ़ गई उसकी EPS। बढ़ी नहीं है, वास्तविकता से देखिए। और 1-2 रोज़ में शेयर की राइसिंग घटाना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। उन शेयरों को 5 दिन में, 7 दिन में टूटना पड़ेगा। दिस इज द पोजीशन। मैं कोई बेचने खरीदने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन रिजल्ट का जो मेन लकोना था वो मैंने आपने बता दिया कि 133 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री माइनस की है, जो असली प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट को बढ़ाने का एक तरीका है मतलब। अब आइए आप, इरकॉन का रिजल्ट आया। भारत सरकार का उपक्रम है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। जेके टायर की मानी हुई कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं। जेके सिंघानिया की कंपनी, सिंघानिया इसकी कंपनी है और बहुत बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन शेयर होल्डर्स को बेनिफिट जब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट शो करेगी, प्रॉफिट में ग्रोथ शो करेगी। नेगेटिव ग्रोथ इज देयर,
अब हम चलते हैं इरकॉन के रिजल्ट पे। इरकॉन का रिजल्ट भी बहुत बेकार है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, लास्ट ईयर के मुकाबले घट के आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ईयर घट के आया है, टर्नओवर भी घट के आया, 150 करोड़ रुपये तो घटा ही है। फिर कल 30 रुपये तेज कर दिया था इरकॉन के शेयर को, भाई किस लिए तेज किया आपने बताइए। आज घट गया 82 रुपये, आज 12-13 रुपये टूट गया। क्यों? कल कर गए, रिजल्ट आने से पहले पहले निमटा गई, लोगों को पहना गई टोपी। तो दिस इज द पोजीशन। प्रॉफिट ईपीएस 2 रुपये 60 पैसे, प्रॉफिट 247 रुपये करोड़, 37 करोड़। कोई बढ़िया नहीं। आप देखिए, अच्छा रहा सवाल इंफ्रा कंपनी में सबसे बड़ा लकुना क्या है। मान लीजिए ऑर्डर मिले, उसको तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो ऑर्डर कंप्लीट कर दिए वो भी तो बताओ। आपकी नेट बुक वैल्यू, नेट ऑर्डर बुकिंग कितनी है, वो कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं आती, क्योंकि पहले के प्रोजेक्ट पूरे भी होते जाते हैं। और ब्याज का बर्डन है, रॉ मटेरियल की प्राइसेज बढ़ने का क्वेश्चन है। इस कारण से ये पिछले 5 क्वार्टर से कोई ग्रोथ नहीं दिखा। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इसका जो 30 का पी रेशो है, नहीं 20, हाँ 30 का पी रेशो है, 30 का पी रेशो मच हाई ऑन द हायर साइड। मैंने खाली एनालिसिस किया है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं बेचने खरीदने की, जैसा आप चाहो करो। और ये रेलवे की जो कंस्ट्रक्शन की 3 कंपनियां, उनमें बेस्ट ऑफ ऑल है, उसके बावजूद भी ये पोजीशन है। तो ये जो रेल विकास निगम और एक कंपनी और है इनकी, उनका क्या हाल हुआ। इरकॉन इज द बेस्ट कंपनी अमंगस दी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द रेलवे। खैर एनी हाउ आगे चलते हैं। एरिस्ट लाइफ नो ग्रोथ, जबकि और फार्मा कंपनी में ग्रोथ आ रही है, और मैं उससे यही सीख ले पाया हूँ। बहुत बढ़िया दवाएँ बनाती है, स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है इसकी, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। आईपीओ आने के बाद में आज 6-7-8 साल हो गए आईपीओ आए, कुछ भी नहीं कर पाई है। एथर इंडस्ट्रीज माइनस में ग्रोथ है, शीला फोम माइनस में ग्रोथ है, दिखाई ज़्यादा देता है, लेकिन टैक्स की और जो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, इस कारण से वो दिखाई ज़्यादा देता है। एक्चुअल माइनस में है प्रॉफिट। बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज इन माइनस। आज़ाद इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, सचिन तेंदुलकर साहब का इसमें इन्वेस्टमेंट है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, एरोस्पेस सेक्टर को कैटर करती है, एंसिलरीज बनाती है, पावर सेक्टर के लिए बनाती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बनाती है, बट द रिजल्ट वाज नॉट लुक्रेटिव एट ऑल। इसीलिए शेयर बढ़ाया, रिजल्ट से पहले बढ़ाया, और अब आप देखो उससे पहले ढीला कर दिया, रिजल्ट आने से पहले पहले कर जाते हैं अपना काम। उनको मालूम था ऑपरेटर्स को, देयर इज ए लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई कैन सर्टेनली, वरना पहले खींच दिया। अरे भाई रिजल्ट आने के बाद खींचो ना, तुमको कैसे पता बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आया ही नहीं बढ़िया, उससे पहले कर गए काम। जिनको क्यों फंसे थे वो बहुत टाइम से पोजीशन ले रहे थे, इसको 600-650 रुपये से उठा रहे थे इस शेयर को, और प्रचार कर रहे थे 1600 रुपये होगा मोबाइल पर, टीवी पर, लेकिन कर गए वो अपना काम। दैट्स ऑल। खाली एक रिजल्ट, एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो जेसीबी मशीन बनाती है, उसका रिजल्ट अच्छा था, उसमें 30-35% की ग्रोथ थी, इसमें कोई दो है। द कंपनी इज ग्रोइंग फास्ट, लेकिन पी रेशो है 50 का पी रेशो है उसका, फुल्ली प्राइस है वो। एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली या डिमोलिशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का पी रेशो से ज़्यादा क्या होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी तो है नहीं। ये तो सिंपली एक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड के कारण सेल बढ़ गई, सेल बढ़ने के कारण ईपीएस बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, मार्जिन बढ़ गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, फुल्ली प्राइस्ड। बाकी आप निर्णय जैसा भी लेना चाहें लेवें। अब शॉर्ट में करने के चक्कर में अब मैं आप ये देखिए कि नाउ आई एम कमिंग टू भैल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक वक्त था सन 85-90 के पास 2 रुपये में बिकता था इसे। 10 पेड अप शेयर का जो मार्केट रेट था 2 रुपये था, इट वॉज ए डेड कम। समय बदला, धीरे धीरे रिवाइवल हुआ, और स्थिति यह आई कि सन 6-7 आते आते ये शेयर 10 पेड अप शेयर 2,500 रुपये। मैंने भी बहुत काम किया इस शेयर, लेकिन जो सन 2008 की मंदी थी उसके अंदर भी 2,500 रुपये चला ये शेयर, इतनी घोर मंदी थी उसके बावजूद, और उस वक्त बहुत आशाएं थी। लेकिन चाइनीज़, एक तो चाइना का इंपोर्ट, थर्मल के अंदर काम था इनका पहले, थोड़ा बहुत हाइड्रो में भी था, तो थर्मल में काम था, और थर्मल के प्लांट लगना बंद हो गए, जो लगे वो अटक गए, और जो लग रहे थे वो भी अटक गए, और जो लग चुके थे वो डूब गए। लैंको, इन्फाक, जीवीके, जीएमआर,
ये जेपी एसोसिएट, ये जब सब ठिकाने लगाए थे, खत्म हो। पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गई, क्या गई पता नहीं, चाइना की डंपिंग की वजह से भी बर्बाद, सब कोई मार्जिन रहे नहीं, कंपनी का शेयर टूटता चला गया। 2 में बाइफरकेट किया कंपनी ने, टूट करके 35 रुपये। अब सवाल ये है कि इसके पिछले 5 साल के डेटा देखते हैं। कल रिजल्ट आए हैं इसके लेटेस्ट क्वार्टर के। सन 2020 में इसका टर्नओवर था, सेल थी 21,463 सन 20 में। सन 2021 में 17,308 करोड़, 22 में 21,211 करोड़, 23 में 23,961 करोड़ और 24 में 23,852 करोड़। और प्रॉफिट था सन 2020 में 1,494 करोड़ का लॉस, सन 21 में 2,743 करोड़ का लॉस, सन 22 में 394 करोड़ का प्रॉफिट, सन 23 में 421 करोड़ का प्रॉफिट और सन 24 में 218 करोड़ का प्रॉफिट। यानी इस साल जो प्रॉफिट आया है वो पिछले वित्तीय वर्ष 22-23 के मुकाबले सन 23-24 वित्तीय वर्ष का मुनाफा घट कर आया है, आधा ही रह गया। और ईपीएस बता देते हैं हम आपको। सन 20 में 4 रुपये 21 पैसे माइनस ईपीएस, सन 21 में ईपीएस 7 रुपये 75 पैसे माइनस ईपीएस, सन 22 में 1 रुपये 28 पैसे की ईपीएस, सन 2023 में, यानी वित्तीय वर्ष बोल रहा हूँ 23 FY 22-23 में 1 रुपये 37 पैसे ईपीएस और वित्तीय वर्ष 24 में 81 नए पैसे की ईपीएस रह गई। बजाय घटने के, बजाय बढ़ने के घट गई। और शेयर के प्राइसेज आप 70 रुपये मान लीजिए। दिसंबर क्या आप ये मानिए मार्च 2021 के आसपास इसका प्राइस 70 रुपये के आसपास था, है नहीं? इसको कर दिया 325 तक पहुंचा दिया। हाईएस्ट जो प्राइस है इसका वो 322 रुपये 17/5 का बात है, 17/5-23 को, 17/5-24 को जो रेट था वो 322 रुपये था और आज इसका रेट है 303 रुपये। अब सुनिए आप, फेस वैल्यू 2 रुपीज़, डिविडेंड 25 पैसे दिया इसने इस साल, 1 शेयर पे, 2 पेड अप शेयर पे, वो कोई मान्य नहीं रखता है, कुछ नहीं होता। अब ये देखिए इन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया इनका 631 करोड़ रुपया है और नेट प्रॉफिट 484 करोड़ रुपया, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 484 करोड़। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है 234 करोड़ रुपए का। अगर ये इन्वेंट्री का मैनेजमेंट नहीं होता तो ये प्रॉफिट घट करके 300 करोड़ रुपए रह जाता, 300 से भी कम रह जाता, 270-75 करोड़ रुपए रह जाता। ऐसी सूरत में कंपनी लॉस रिपोर्ट करती बजाय ईपीएस के, या मामूली सा 10 पैसे ईपीएस रिपोर्ट करती। और पोजीशन ये है, देखिए ब्याज का बोझ 1981 करोड़ रुपए था इस साल वित्तीय वर्ष में, और इस क्वार्टर में, इस वित्तीय वर्ष में 1921 करोड़ रुपए का ब्याज का बोझ था। बहुत भारी ब्याज है भाई, 2000 करोड़ रुपए का ब्याज चुका के, 20,000 करोड़ का माल बेच के 2000 करोड़ रुपए ब्याज चुका दिया, यानी 10% तो ब्याज ही दे दिया इस कंपनी ने। आपको क्या देगी ये? अच्छा, और इस क्वार्टर में 193 करोड़, नहीं 600 करोड़ था, सॉरी, ये ब्याज का बोझ था 731 करोड़ रुपए का बोझ था इस साल। तो भी ये करीब 3.5% सेल का 3.5% ब्याज होता है। दिस इज ऑन द वेरी हाई साइड। और लास्ट ईयर 521 करोड़ रुपए का ब्याज था। तो ब्याज का बोझ बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है, EBITDA घटा है। आप देखिए, दिस इज द पोजीशन। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ये कंपनी प्राइमा फेसी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कही जा सकती इसकी। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, खाली बेचना खरीदना का निर्णय आपको लेना है। अब रहा सवाल कि कंपनी ने हाईलाइट की हैं कुछ बातें। हाईलाइटिंग में आप देखिए क्या है। कंपनी कहती है
क्वार्टर 4 में उनको 41,859 करोड़ के ऑर्डर्स मिले और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, मार्च एंडिंग क्वार्टर में 2316 करोड़ के ऑर्डर्स थे। यानी ऑर्डर बुक 5 गुना बढ़ी। इस क्वार्टर में 5 गुना ज़्यादा ऑर्डर मिले। ये बात सही है, बिल्कुल कंपनी की रिपोर्टिंग। अच्छा, आप टोटल ऑर्डर बुक की बात करते हैं। टोटल ऑर्डर बुक में आप बात करते हैं 3898 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं, जो टोटल ऑर्डर बुकिंग का 3% है। इंडिया में जो इंडस्ट्री के ऑर्डर्स हैं, यानी जो थर्मल प्लांट वगैरह लगाने के ऑर्डर्स हैं, वो 30,961 करोड़ के ऑर्डर्स हैं और जो अदर ऑर्डर्स हैं वो 96,731 करोड़। इनके जो 73%, जैसे वंदे मातरम ट्रेन है, हाइड्रो के है पावर, और हाइड्रो पावर, थर्मल पावर के प्लांट्स बनाने का, और ये जो ऑर्डर्स हैं ये 96,731 करोड़ के ऑर्डर्स, जो 73% होती टोटल ऑर्डर बुक है। और सारे ऑर्डर मिला के 1,31,590 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। अब आप ये सुनिए कि ये कंपनी ये कहीं भी नहीं कहती है कि हम इन ऑर्डर्स को कितने टाइम में पूरा कर देंगे। ये तो बताओ भाई, within what is the escalation period, what is the stipulated period to fulfill these orders, and what tentative margin they will earn on this amount. चलो मार्जिन की बात सीक्रेट भी है, वो बिजनेस सीक्रेट है, तो पीरियड तो बता दो। फिर एस्केलेशन क्लॉज क्या है भाई? ऐसा है, एक दिन में तो पूरा करेंगे नहीं, एक साल में पूरा नहीं होंगे। ये ऑर्डर्स हैं 5-7 साल की। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इनके 80 वंदे भारत जो ट्रेन है उसके ऑर्डर्स भी, तो 80 वंदे भारत ट्रेनों की अभी तो फैक्ट्री नहीं लगी। जो ऑर्डर्स में शामिल है उसकी ज़मीन अलॉट नहीं हुई थी 6 महीने पहले तक, अब अलॉट हो गई है, मुझे पता नहीं। तो 6 मंथ्स तक ज़मीन अलॉट होगी। बाद अब ज़मीन अलॉट चलो कर देगी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अलॉट कर देगी या कर दी होगी। तो ज़मीन अलॉट हो, उसके लिए फैक्ट्री इंजीनियरिंग वर्क होगा, सिविल वर्क होगा, प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर्स दिए जाएंगे, इंस्टॉलेशन होगा, प्रोडक्शन होगा। ये प्रोसेस 2.5 साल से कम, 2-2.5 साल से कम का नहीं। उसके बाद वो ट्रेन सप्लाई होगी। अच्छा, किन रेटों में सप्लाई कर रहे हो भाई? तुम्हारा कोई फर्म ऑर्डर नहीं है, वो तो खाली एक MOU है, मीमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो तो खाली। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कुछ नहीं, ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं दिया कंपनी ने। लेकिन मेरा आइडिया ये है, मैं अनकन्फर्ड बात कह रहा हूँ कि दैट इज़ ओनली ए MOU, मीमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये जो ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स को सप्लाई करने के लिए भी इनके पास इंतजाम है कि नहीं, ये इनकी कैपेसिटी भी है कि नहीं। भाई मान लो 5 साल में सप्लाई करने, जब तो कर देंगे ये। लेकिन अगर 1.5 साल में सप्लाई, दे कैन नॉट सप्लाई बिकॉज दे डू नॉट हैव द एडिक्वेट कैपेसिटी। तो एनीवे, मतलब आप खुद समझ जाइए मेरे कहने का मतलब क्या है। और इसमें ये कहते हैं थर्मल पावर ऑर्डर इनफ्लो, थर्मल पावर के जो ऑर्डर्स मिले वो 9.6 गीगावाट के मिले। हाइड्रो के पावर के जो ऑर्डर्स हैं वो 2.9 गीगावाट। यानी द हाइड्रो पावर ऑर्डर बुक इज कंसिस्ट ऑफ 25% द टोटल पावर सेक्टर ऑर्डर्स। ऑर्डर फॉर 80 वंदे भारत ट्रेन है। ऑर्डर फॉर 20 नंबर ऑफ दी अपग्रेडेड SRGM के ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर फॉर 33,625 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइंस के ऑर्डर्स हैं। भाई कब तक पूरा करोगे इन ऑर्डर्स को? कितने साल का प्रोग्राम है ये? 20,000 करोड़ की जगह 25,000 करोड़ टर्नओवर आ जाएगा। आज कोई मार्जिन ही नहीं है कंपनी के बिजनेस में, कोई EBITDA ही नहीं है। मैं आपसे बताऊँ, 200 करोड़ का टर्नओवर क्या माने रखता है बताइए? 500 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, 2 पेड अप शेयर है, 25 करोड़ शेयर हो गए, 250 करोड़ शेयर हो गए। 250 करोड़ शेयरों को कैटर करने के लिए अगर 500 करोड़ का प्रॉफिट आता है, जैसे 600 करोड़ शो कर रहे हैं इस साल, जब तक तो 2 रुपये फीस भी नहीं आती। और अगर इनका 25 करोड़ रुपये 10 रुपये की भी EPS आती, नहीं 10 क्या 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा जाते हैं। मान ली 25,000 करोड़ का 8% का नेट प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता है। सपोज करो 25,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होने वाला है,
तो आप 25 करोड़ शेयरों का नहीं 250 करोड़ शेयरों का आप भाग दीजिए, 10 रुपए की ईपीएस भी नहीं आती है भाई। 10 रुपये ईपीएस मान लीजिए तो भी चलो आगे कोई बात नहीं, हम एस्केलेट करके मान लेते हैं। 20 का पी रेशो, 25 का पी रेशो मान लीजिए, 25 ढाई 250, 250 रुपये की रेटिंग तो हो सकती है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं है, मेरे कैलकुलेशन है टेंटेटिव, ये कोई खबर नहीं है, अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये कैलकुलेशन मैं नहीं समझता कि वास्तविकता से कोई बहुत ज़्यादा आगे या पीछे। 10% से ज़्यादा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या आएगा प्लांट इस तरह की मशीन की कंपनी में। इंटरनेशनल मार्केट में भी रेटें देखनी पड़ती हैं, कम्पिटिटिव बिडर में इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो आप ये बताइए कि 10 रुपये की ईपीएस की कंपनी का आज जहाँ 1 पैसा भी रिपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल अंधेरे में भविष्य है। ऑर्डर सप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, जो रिसिपेंट ऑफ द ऑर्डर वो ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर देंगे, पेमेंट टाइम पर करेंगे कि नहीं करेंगे, ब्याज का बर्डन कितना आएगा है, कंपनी जिएगी क्या होगा, भारत सरकार की नीति क्या होगी, राजनीतिक उथल पुथल क्या होंगे इस दौरान, राज्यों के अंदर राज्य सरकारें लेती हैं ज़्यादातर, स्टेट गवर्नमेंट्स में लग रहे हैं प्लांट या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं। किसी एंटरप्रेन्योर और राज्य सरकार के बीच में जहाँ झगड़ा हो गया, किसी राजनेता से अनबन हो जाए, बताइए आप क्या करें, डरा रह गया आपका प्लांट। कोई बार्गेनिंग के अंदर जो रेट फिक्स किया एग्रीमेंट है, कोई चीफ मिनिस्टर बदल गया, कोई सरकार बदल गई, कोई पार्टी बदल गई सत्ता में, अब वो कहता है, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार महाराष्ट्र के अंदर एक फॉरेन कंपनी थी जिसका प्रोजेक्ट लग रहा था और एक शिवसेना के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आते ही उस प्लांट को रोक दिया काम, कुछ नहीं कहा, जी एग्रीमेंट गलत है, 7 रुपये यूनिट में हम नहीं खरीद सकते, और बात भी सही थी, 7 रुपये यूनिट रेट बहुत ज़्यादा थी। वो प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, आज 25 साल पुरानी बात हो गई, 20 साल पुरानी, मैं नाम भूल गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म। अमेरिकन कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी, सब खत्म हो गया। इसी तरह से इतने ज़्यादा अनसर्टन और इतना लंबा टाइम, वंदे भारत ट्रेन का प्रोजेक्ट कब लगेगा, क्या होगा, ये सारी बातें। तो खैर एनीवे, आप अपने स्तर पर निर्णय लीजिए, मेरा काम एनालिसिस करना था, जो मैंने एनालिसिस कर दिया है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरी बात सही है, कुछ बातें मैंने मेरे अनुभव और ज्ञान के आधार पर कही हैं, कुछ बातें कंपनी द्वारा घोषित जो रिकॉर्ड है, डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पर कही। तो kindly decide everything at your own level. I have no perfect and confirmed. My duty was to analyze the available information and express my opinion on the basis of the available information. अब मैं आपसे निवेदन है मेरा कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।